अब देखते हैं, तो हमारा टॉपिक क्या है? ये हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं हम लोग एलिमेंट्री कैलकुलस। क्या है? एलिमेंट्री एलिमेंट्स ऑफ कैलकुलस। ठीक है। अब इसमें कहता है, इसमें हमें पढ़ना क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है। अब इसको क्या डिफाइन करते हैं देखते हैं। कहता है, पेज नंबर 61 पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये पेज नंबर है, मैं बुक में 61 पे दे रखा है। कहता है द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड डेरिवेटिव। कहता है कि कुछ डिफरेंशियल कोफिशिएंट है और कुछ डेरिवेटिव है, उनके कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये चैप्टर बनाया गया है। अब कहता है वी कैन इजीली डिफाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जिसके मदद से हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को बड़े आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। थ्रू यू विल लर्न द डिटेल ऑफ मैथमेटिक्स अबाउट डेरिवेटिव। और इस टॉपिक से जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इससे आप डिटेल नॉलेज देखने जाएंगे मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स के बारे में। We shall introduce the concept of brief in appendix as the facilitate in the describing the physical quantity involving motion। और इस चैप्टर में जो अपेंडिक्स दे रखा है आखिरी पेज पे, उनमें जो भी फैसिलिटी दे रखी है उसको डिस्क्राइब करेंगे उनके फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर, जिसमें मोशन भी इन्वॉल्व है, मतलब कि उसमें मोशन के कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होंगे। अब कहता है सपोज वी हैव अ क्वांटिटी y, द वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द सिंगल वेरिएबल x। अब शुरू होती है मेरे काम की बात। तो बोलता है सपोज y इज योर, सपोज वी हैव अ क्वांटिटी y whose value is depending upon x। ठीक है, मान लेते हैं y कैसा फंक्शन है? x डिपेंडिंग फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ? y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, यानी क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y कैसा है? डिपेंडिंग फंक्शन है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? x पर। x पर डिपेंड कर रहा है। और x कैसा फंक्शन है? तो बोलेंगे x जो है वो इंडिपेंडेंट है। x खुद में कैसा है? तो बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है। क्लियर है बात? अब क्या कहना चाहता है वो? अब कहता है द सिंगल वेरिएबल x एंड इट एक्सप्रेस बाय यूजिंग द डिफाइनिंग द y होल स्पेसिफिक फंक्शन x। और बोलता है हम लोग y को x के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन के तौर पे, y इक्वल टू fx के तौर पे। अब कहता है ठीक है, एंड स्पेसिफिक फंक्शन x द रिप्रेजेंटेड डायरेक्ट, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग y इक्वल टू fx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कहता है द रिलेशन कैन बी विजुअलाइज बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू fx। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा ताकि हम विजुअलाइज कर सके कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है बुक में। ये है y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है। ठीक है, ठीक है। अब कहता है द रिगार्डिंग द y एंड x एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और बोलता है यहाँ पे y और x जो है हमें बतलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? वही कोऑर्डिनेट होता है जो हम लोग इसमें पहले पुट करते हैं। जैसे कि मान लो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है x1, y1, मान लीजिए इस पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2। तो ये जो x2, y2 लिख रहा हूं मैं, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि x2, y2 कभी भी हम लोग वैल्यू के तौर पे बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। उस सारे वैल्यू को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब कहता है तो इसको नाम क्या दिया उसने? मान लीजिए ये पॉइंट P है जो कि कोऑर्डिनेट है x, y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और y जो है वो x का फंक्शन है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्या बना मेरा? y, x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी, यानी y जो है वो x का फंक्शन है, तो x, y बन रहा है। फिर कहता है एक पॉइंट Q है जो कि यहाँ लाई करता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? तो बोलेंगे x, y ये भी है। मतलब कि इसी कर्व पे दो वैल्यू मिल गया, एक मिला x, y यहाँ पे P पॉइंट पर, एक मिला पॉइंट Q, x, y Q पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट इसी कर्व में लाई कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ fx लिखा है, बट fx की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। से फॉर एग्जांपल x स्क्वायर या x क्यूब हो सकता है, या x की पावर में 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से fx की वैल्यू। ये रैंडम शेप मैंने ड्रॉ किया है, कुछ मेरे पास इमेजिनेशन नहीं था
कि क्या शेप का फंक्शन बनेगा, कैसा शेप मैं ड्रॉ करूंगा। मैंने इसको बस इमेजिन कर लिया कुछ भी अपने मन से। अब कहता है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाई एक्स हो गया, पॉइंट हो गया क्यू। अच्छा, अब कह रहा है कि हमने पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे गया तो कितना चेंज करना पड़ा मुझे, तो बोलेंगे इसको एक्स प्लस का डेल्टा एक्स करना पड़ा। मतलब ये एक्स नहीं था, ये कुछ इससे चेंज वैल्यू था, तभी तो ये आगे बढ़ा पॉइंट। तो कितना आगे बढ़ा, तो बोलेंगे ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा डेल्टा एक्स। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है मेरा कितना है, बोलेंगे डेल्टा एक्स का लेंथ है ये। और y में कितना बढ़ा, तो बोलेंगे डेल्टा y। तो क्या बोलेंगे y प्लस का डेल्टा y। डेल्टा y कितना है, इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग y, और यहाँ से जो यहाँ वैल्यू बढ़ी है इस पॉइंट तक, इसको बोलते हैं डेल्टा y। इतने गैप को बोल रहा हूँ मैं डेल्टा y है, ठीक है। और इसके ऊपर कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y, इसको कोऑर्डिनेट दे रखा है x, डेल्टा x, y, डेल्टा y। इस गैप को बोल रहे हैं डेल्टा y, ये गैप है, और ये गैप जो है मेरा डेल्टा x गैप है। इतना बात क्लियर है, क्लियर ही होगा। तो इस पॉइंट को क्या कह रखा है x, इस पॉइंट को क्या दे रखा है मैंने y। तो यहाँ तक का हाइट कितना है, y है, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे x है। क्लियर है। अब कहता है कंसीडरिंग अ पॉइंट p ऑन अ कर्व, ये कर्व जो है y = fx मैंने बोला था, इस कर्व पे मैंने एक पॉइंट मान दिया है x, y, और इसी कर्व से दूसरा पॉइंट क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है, दूसरा है y प्लस डेल्टा वाई है। ये दोनों पॉइंट जो है इसी कर्व पे लाई कर रहा है। फिर कहता है ठीक है, फिर कहता है द स्लोपिंग ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। अब बोलता है मैं इन दोनों पॉइंट को पी और क्यू के लाइन को ज्वाइन कर देता हूं, किसके मदद से, एक स्लोप की मदद से। तो ज्वाइन करो, थोड़ा अच्छा नहीं बना मेरा, स्ट्रेट होना चाहिए एकदम, लाइन को कोइंसाइड करना चाहिए, पी पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए, ये भी होकर गुजरना चाहिए, ठीक है। ये क्या बतलाना चाह रहा है, इस लाइन का स्लोप बतलाना चाह रहा है, ये जो पॉइंट वाला पी और क्यू का स्लोप है, ठीक है। आगे क्या कहता है, द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इज गिवन बाय। तो हम इस पी और क्यू पॉइंट के लाइन का स्लोप क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे ये बेसिक चीज है, इसको लिखना ना कोई जरूरी नहीं है। हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो वो कह रहा है इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं इज गिवन बाय टेन थीटा के तौर पे। क्या बोलेंगे, टेन थीटा क्या है, यानी कि यहाँ पे कोई एंगल किसके साथ, ये लाइन यहाँ, मतलब ये एंगल कितना बन रहा था यहाँ हमारा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा था, उसी को एक और कर्व ड्रॉ करूंगा। ये टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, तो बोलूंगा डेल्टा वाई है, और बेस कितना है यहाँ पे, तो बोलूंगा डेल्टा एक्स है। अच्छा, मैंने ये क्यू पॉइंट क्या लेना चाहा था, डेल्टा एक्स कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज है, और डेल्टा वाई कैसा चेंज है, वो भी स्मॉल चेंज इन वाई है। तो डेल्टा एक्स को बोलेंगे स्मॉल चेंज इन एक्स, एंड डेल्टा वाई को बोलते हैं स्मॉल चेंज इन वाई। ये जानने के लिए कि इस कर्व पे हम स्लोप निकाल सके, इसलिए हम ये पॉइंट को अलग पॉइंट पे कोइंसाइड करवा रहे हैं। तो बोलते हैं टेन थीटा क्या आ गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है इसी फॉर्मूले को हम एक और ढंग से लिख सकते हैं। क्या लिखा है इसने, y प्लस का डेल्टा y और माइनस y अपॉन का डेल्टा x। मतलब कि एक बार y को जोड़ा इस फंक्शन में, डेल्टा y में y जोड़ा है, फिर y घटाया है, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले रिजल्ट था अभी भी वही रिजल्ट बना है, लेकिन एक चीज बदल गया, ये फंक्शन चेंज देखने में लग रहा है। ऐसा करने का रीजन क्या है, देखते हैं आगे क्या बोलता है। इसको बोला है इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर बोला है, इसको बोला है इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं अभी इसी स्टेज पे। तो यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बता दें, कोई ऐसा चीज है जो चीज आपको लग रहा हो कि चीज हमारे ऊपर का है, बताओ। सर ये tan टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो सर उसमें हाँ, जैसे y प्लस डेल्टा वाई क्यों नहीं है, बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्यों है, ये तुम्हारा पूछने का मतलब है ना कि क्यों है सर। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y है पहले से, और मुझे पॉइंट क्यू कहाँ मिला है, ऊपर मिला है, मतलब इतना डिस्टेंस उसने पहले कवर कर रखा है। अब नेक्स्ट डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, डेल्टा वाई, तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बना,
y प्लस का डेल्टा y बना, क्योंकि ये डिस्टेंस मैंने किस में ट्रेवल किया है, y में ट्रेवल किया है, इसीलिए y में डेल्टा y मुझे जोड़ना पड़ा। फिर कहता है पॉइंट p यहाँ है, पॉइंट q यहाँ है, तो इसने जब यहाँ तक ट्रेवल किया है पॉइंट q में, तो कुछ x में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, और नेक्स्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने डेल्टा x किया है। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आया, x प्लस का डेल्टा x आया। यही वो बताना चाह रहा है कि x प्लस डेल्टा x जो है इसका x कोऑर्डिनेट है, और y प्लस का डेल्टा y क्या है, इसका y कोऑर्डिनेट है। क्लियर है बात? यस सर। हाँ, और एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डेल्टा x का मतलब होता है अ स्मॉल चेंज इन x। और स्मॉल चेंज का मतलब है, ये डेल्टा को बोलते हैं स्मॉल चेंज हमेशा। अब किस में देखना है, x में देखना है, इसलिए x लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ में y लिख दूंगा तो बोलूंगा सेम स्टेटमेंट, अ स्मॉल चेंज इन y हो जाएगा। और स्मॉल चेंज का मतलब कितना है, तो हम बोलेंगे इसको मैथमेटिकली कहते हैं 0.0000000000000 आखिरी 1 डाल दो, इतना छोटा चेंज देखने को मिल रहा है। तो सर आपने इतना बड़ा ग्राफ क्यों बनाया है, समझने के लिए मैंने ऐसा बड़ा ग्राफ क्यों बनाया है, ताकि मैं दिखला सकूं ये चेंज किस तरीके से चेंज हो रहा है। बट एक्चुअली वैल्यू कितनी छोटी है, कितनी है, तुम चाहो तो कुछ जीरो और भी ऐड कर सकते हो। क्लियर सर है तो बात? जीरो के बाहर लगा सकते हैं ना, 0.01 जीरो के बाहर। आखिरी में 1 लिखना है ना बाबू। अगर तुम बार लगा रहे हो तो फिर 1 पे बार नहीं लगा सकते ना, 1 तो एक ही बार आना है। अगर 1 नहीं लिखता तो मैं बोल रहा इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर तो मेरे कहने का मतलब है कि सर तो सिर्फ जीरो पे लगाएंगे। 0.00000 जीरो बार कितनी बार लगाओगे, बार उस केस में लगाया जाता है जब नंबर 3 के बाद रेकरिंग हो जाती है, तब बार लगता है ना। जब 0.333333 हम इसको लिखना नहीं चाहते, डॉट डॉट कर देते हैं, लेकिन मेरा अंत तो होना है ना, इस पॉइंट को 1 पे आके रुक जाना है, इसीलिए इस पे बार नहीं लगा सकते। पॉइंट को पकड़ो। समझ गए सर, समझ गए सर। ठीक, और कुछ पूछना है इसमें किसी को? नो सर। ठीक, इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ग्राफ जरूरी है इसलिए नहीं मिटा रहा हूं इसको। अब कहता है, तो अभी तो मैंने क्या देखा यहाँ पे, मैंने देखा कि टेन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, तो बोलूंगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आई। इसकी वैल्यू कितनी आई, तो मैंने क्या लिखा इसको लिखा मैंने वाई प्लस का डेल्टा वाई किया, फिर मैंने इसमें माइनस वाई किया अपॉन डेल्टा एक्स लिखा। ऐसा लिखने का क्या मकसद है, अभी पता चल जाएगा क्या मकसद है। अब कहता है सपोज नाउ द पॉइंट Q मूव्स अलोंग द कर्व टुवर्ड्स P। बोला कि पहले मैंने पॉइंट P को Q की तरफ ले गया, मतलब ऐसा गया, लेकिन बोला कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पॉइंट Q को P की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, मतलब रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहता हूँ मैं इस तरफ। तो क्या कहता है फिर ठीक है, इन दिस प्रोसेस द डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स डिक्रीजिंग एंड अप्रोचेज टू जीरो। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के नजदीक होने लगेगी, या मतलब जीरो होने लगेगी, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। उस केस में जब हम इस पॉइंट क्यू को पी पर लाने लगेंगे, तब ऑब्वियस की बात है ये डेल्टा एक्स क्यों आया, जब हम इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले गए। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से उठा के वापस यहाँ लाना चाहते हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर अब कहता है सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स विल नॉट बी नेसेसरली वैनिश। अच्छा, तो कह रहा है इसका मतलब कि जो मेरे फॉर्मूला में डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू है, जब मैं इस पॉइंट पे स्लोप देखना चाहता हूं तो वो चीज खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आने के बाद इस वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, दोनों वैल्यू मतलब वैनिश हो जाएगी। तो बोलता है सो व्हाट हैपेंड टू द लाइन पी क्यू एज डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। तो बोलता है कि फिर इस लाइन पी क्यू का क्या मतलब रह गया, इस पॉइंट पे बता करना चाहता हूं मैं। तो लाइन पी क्यू हैज डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, द लाइन PQ has, या बोलेंगे the line हाँ, to the line PQ as delta y tends to 0 and delta x tends to 0। ये कब वाला कंडीशन है, जब हम पॉइंट Q को मूव करवा रहे हैं P के तरफ, ठीक है।
अब कहता है यू कैन सी दैट दिस लाइन बिकमिंग अ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट पी। अब बोला इस कंडीशन में जब ये कंडीशन हो रहा हो, इसका मतलब हमें इस पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसका फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सॉरी, ठीक है। ठीक है, यही पॉइंट पी है जिसपे मैंने क्या किया, जब इस पॉइंट क्यू को मैंने उठा के लाया पी पॉइंट पे, तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ इस पॉइंट पे आने पर डेल्टा वाई की वैल्यू भी जीरो के टेंस चली जाती है, डेल्टा एक्स भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब वो बस वो एक लाइन बन जाता है जो कि पहले स्ट्रेट लाइन था, अब वो सिर्फ लाइन बन गया। और वो कैसा लाइन बन गया, टेंजेंट का लाइन बन गया, जिसका एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा एक्स डैश वाई डैश। एक मिनट, एक्चुअली पापा का नाइट शिफ्ट नहीं हुआ है, पर उनका ऑफिस लेट हो जा रहा है। तो आते थे पहले शाम 6 बजे, अभी आ रहे रात 9 बजे। तो ऐसा बात नहीं है, आज ही ऐसा आजकल ऐसा उनका टाइमिंग खराब चल रहा है, तो इसलिए फोन किए पूछने खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, तो हम लोग जिस पॉइंट पे थे वापस से आ जाते हैं। अब कहता है द लाइन पी क्यू एज डेल्टा वाई टेंस टू जीरो एंड लाइन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, वी कैन सी दैट दिस लाइन बिकमिंग अ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी। यानी कि ये जो टेंजेंट मैंने लाइन ड्रॉ किया था, अब वो सिर्फ इस पॉइंट पे एक टेंजेंट काम कर रहा है। टेंजेंट का मतलब सब लोग जानते हैं पहले से, जिस पॉइंट पे कर्व के किसी एक पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को टेंजेंट कहते हैं, उस लाइन को। तो टेंजेंट का लाइन ये है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट पी पर टच कर रहा है। क्लियर है। और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, जहां पे डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो गया, डेल्टा एक्स जीरो हो गया। इसका पहले कोऑर्डिनेट था क्या इसका, तो बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेट था एक्स कोमा वाई था। और ये कहां से शुरू हुआ, तो किसी पॉइंट क्यू पे मैंने शुरू किया था जिसके कोऑर्डिनेट था पहले एक्स प्लस डेल्टा एक्स और था वाई प्लस का डेल्टा वाई था। अब कहता है आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है यू कैन सी द लाइन बिकमिंग अ टेंजेंट टू द कर्व पॉइंट पी, द मीन दैट द टेन थीटा अप्रोचेस द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो बोल रहा है इसका मतलब कि ये जो टेन थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ लिखवाया था, वो अप्रोच करना चाहा किसी पी पॉइंट पर, उसकी वैल्यू बदल गई। अब कितनी आ गई, तो बोल रहा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसी टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम से। ठीक है, एम इक्वल टू स्लोप बोलो या स्लोप इक्वल टू टेन थीटा बोलो, ये सब आपस में इंटररिलेटेड वर्ड है, ये सब का मतलब एक ही चीज बतला रहा है। और एम की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलेंगे हम लोग क्या है, लिमिट डेल्टा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एंड डेल्टा वाई अपॉन का डेल्टा एक्स। अब इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू लिमिट इसलिए लगाना पड़ा हमें, ये वैल्यू जो है यहाँ से वैल्यू यहाँ तक मुझे खींच के पीछे लाना पड़ा। तो बोल रहे लिमिट का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज जो कि वैल्यू जीरो के नियरर होती है। यानी ये वैल्यू जो जीरो के नियरर थी, कितनी नियरर थी, इतनी छोटी वैल्यू थी, वो घट के कितनी बन गई, सिर्फ वाई एक्स बन गई। उसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी। यानी इस पॉइंट पे ये कर्व जो है कंटिन्यूअस है, ये इस बात का प्रूफ है कि ये पॉइंट इसी कर्व पे लाई कर रहा है। कौन सा, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। इसी को बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। बोलो ऋषिकेश क्या बोलना चाहते हो। सर लिमिट के नीचे जो डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो है, तो वहां पे सर डेल्टा वाई नहीं हो सकता। फंक्शन किसका था हमारा, y था, फंक्शन x का था ना, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है। अगर मेरा y फंक्शन होता है डेल्टा फंक्शन t का, तो मैं डेल्टा t टेंस टू जीरो करता। यानी जो जिसका फंक्शन होता है उसको हम लोग रिस्पेक्ट लेना पड़ता है, उसको बेस में लेना पड़ता है हमें। डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इसलिए आ रहा है। ओके सर। क्लियर है बात। और सर ये जो कर्व लाइन है, तो उसका टेंजेंट सर ओरिजिन से क्रॉस मारेगा क्या।
जरूरी नहीं कि ओरिजिन क्रॉस मारेगा, कहीं और से भी मार सकता है, डिपेंड करता है कि आपका हाथ कितना आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है कि एंगल कितना एक्सिस से कट कर रहा हो उससे। जरूरी नहीं कि मेरा ओरिजिन से नहीं कट किया आपका कट कर सकता है, चांस है, मे बी चांस हो सकता है। और हमें मतलब है सिर्फ एक्स एक्सिस से बनाए वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा या स्लोप कहते हैं। द एंगल Yes, मेड sir. विथ एक्स एक्सिस टू द कर्व एट अ पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट इज नोन एज स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है। अब कहता है दिस मीन दैट, हो गया। तो बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिखा था, अब मैं उस पर भी मैं लिमिट लगा रहा हूँ। लिमिट लगाने का मकसद क्या था, इस वैल्यू को मैं स्मॉल चेंज को दर्शाना चाह रहा था, इसलिए मैं लिमिट लगा रहा हूँ। जगह नहीं है, तब इसको मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब मैंने हिमांशु को प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था कि तुम दोनों इस चीज को समझ जाओगे। और हिमांशु को जब पढ़ाया था तो पूरा लिमिट पढ़ाना पड़ा था मुझे, पूरा लिमिट समझाना पड़ा, पूरा डिफरेंस समझाना पड़ा। बोला हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पूरा बेसिक से पूरा एक महीने में मैंने केवल लिमिट पढ़ाया है उसको। अब मैंने कहा कि नहीं तुम लोग दिमाग से तेज हो, तुम लोग को मैं बोला कि एक ही क्लास में समझाऊंगा और 2-3 क्लास में मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या आएगा हमारा, m इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, वैल्यू आ गई डेल्टा y अपॉन का डेल्टा x, और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करनी है यहाँ पे। तो क्या आएगा वैल्यू, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब जब इसकी वैल्यू क्या है, ये है, उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, y प्लस का डेल्टा y, फिर आएगा माइनस y अपॉन का डेल्टा x। अब यही चीज जब तुम पढ़ोगे लिमिट चैप्टर में, तो वहां टीचर बताएगा, इसी चीज को बोलते हैं LHL रूल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इस चीज को। इसी में जब लेफ्ट हैंड पॉजिटिव साइन आती है तो उसको बोलते हैं RHL रूल, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो ये सब चीज जरूरत हमें लिमिट में पढ़ना है, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा हमें इस सब चीज को, ठीक है। तो इसका जरूरत क्या पड़ा, इस लिमिट को आगे चल के पीछे दिखाने में। अगर हम y प्लस डेल्टा y इसलिए लिख रहा था, जिसका पॉइंट का क्यू कोऑर्डिनेट था वो ये था y प्लस का डेल्टा y, और पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट था वो कितना था, y कोऑर्डिनेट था। तो हम इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया ताकि हम बतला सके तुमको कि ये पॉइंट Q से पॉइंट P पे लाया गया है। बात को समझ रहे हो ना, कहे को समझ रहे हो, ये क्यों ऐसे लिखा गया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट Q को मैंने पॉइंट P पे खींच के लाया, उसको मैं लिखा जाता है चेंज के तरीके से, कैसे चेंज हो रहा है, उसको लिखे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब पत्ता सब खुल गया मैंने, ये कहानी क्या थी, क्लियर है सर बात? m से लिखना, हाँ, इसको m से लिखते हैं। नहीं सर, वो मैंने अभी जो कहा ना m, वहाँ लास्ट में m इक्वल हाँ टू लिमिट डेल्टा x हाँ इक्वल टू 0, उसके बाद वो फॉर्मूला बैठा देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो जो जरूरत का चीज है अभी तो हम आए नहीं, हम तो सिर्फ फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे बना होगा, अभी तो हम उस पर पहुंचे नहीं है फॉर्मूले के ऊपर में। अगले स्टेप में देखो ना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या आया मेरा, 3 है। पुष्पेंद्र कोई डाउट इसमें, अभी तक में कुछ डाउट? नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं तब। आगे क्या कहता है, द लिमिट ऑफ द रेशियो डेल्टा y बाय डेल्टा x एज द डेल्टा x अप्रोच टू 0 इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड रिटन एज dy बाय dx। अब जो भी मैंने वर्ड पढ़ा है उसको पेज नंबर 61 पे अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में। क्या मैंने कहा, ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, डेल्टा बाय डेल्टा x, इसी को कहता है वो कि अगर इस रेशियो को हम अप्रोच करें 0 की तरफ, अप्रोच का मतलब होता है डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इसी चीज को आगे चलकर हम लोग क्या बोलते हैं, इज इक्वल्स टू dy बाय dx। सर यानी कौन से कि लाइन को अंडरलाइन करना है? ये इक्वेशन नंबर 3 लिखा है ना, उसके नीचे वाला लाइन को, जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है वो फॉर्मूला बुक में भी लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे वाले लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। द लिमिट ऑफ द रेशियो। करेक्ट, हाँ वही चीज। कहाँ तक ठीक है यूज कीजिएगा, पूरे की 2 लाइन है दोनों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, x ठीक है। y तक ना? हाँ x, y तक, ठीक है सर, हो गया। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटे से वैल्यू के लिए डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो और डेल्टा y बाय डेल्टा x हो, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव में, क्या बोलते हैं इसको, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग किसके तौर पे लिख सकते हैं, dy बाय dx के तौर पे लिख सकते हैं।
यानी अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि फंक्शन x का वेरिएबल हो, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, उस केस में जब फंक्शन में ये कंडीशन फुलफिल हो रहा हो, मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो या फिर कर्व इस तरीके का हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, उसको डिफरेंशिएट हम लोग इस के मुताबिक कह सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग लिमिट डेरिवेटिव। ठीक है, तो जितना भी चीज अगर मैंने समझाया है उस चीजों को तुम्हारा कोई पूछेगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई भी पॉइंट को आप उसको समझा देना तो समझ में आ जाएगा उसको कि आपको पता है डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू fx एट अ पॉइंट x, y। और बोलता है कि dy बाय dx जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि इस कर्व पे जो पॉइंट मैंने p नाम दिया था उस पे स्लोप है, यानी वो टेंजेंट का वैल्यू है। तो ये dy बाय dx जो बन रहा है, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, dy बाय dx। क्यों, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट जो कि एट पॉइंट p पे है। तो लिख दो इसको वैल्यू, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट p। ठीक है, अगर दिख पा रहा हो तो ठीक है, बाकी मैं बोल दिया हूं ना। ठीक है, कुछ मिटाना पड़ेगा इसमें तभी आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है आगे, ये हो गया बात। अब कहता है सिंस, शुरुआत फिर से, y इक्वल्स टू क्या था हमारा, fx था, और कहता है एंड y प्लस का डेल्टा x, डेल्टा y होगा, y प्लस का डेल्टा y इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू x प्लस का डेल्टा x से होती है। अगर ये है तो वी कैन राइट द डेफिनेशन अगेन। बोलता है कि अगर फंक्शन y इक्वल्स टू fx का है तो y प्लस का डेल्टा y करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस डेल्टा x की इक्वल आती है। तो उस केस में हम, जो मेरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन का डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 y प्लस का डेल्टा y माइनस का y अपॉन का डेल्टा x। तो इसी फॉर्मूला को मैं इसके मुताबिक चेंज कर सकता हूँ, जहां जहां ये टर्म है वहां वहां मैं ये पुट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू x प्लस का डेल्टा x और माइनस का y अपॉन का डेल्टा x। ये है मेरा एक्चुअल फॉर्मूला। जब भी कोई हमसे पूछे क्या कि लिमिट में वैल्यू डेल्टा x टेंड्स टू 0 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है उसका, बॉक्स में कर लो। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में तो वहां इसका नाम दूंगा मैं लिमिट को चेक करने का फॉर्मूला है। ये किसी भी फंक्शन कंटिन्यूअस है नहीं है वो ये बतलाता है, ये फॉर्मूला बतलाता है। या सॉरी ये बोल रहा हूं मैं, वो एक्चुअली लिमिट डेरिवेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बतलाता है। सॉरी, लिमिट डेरिवेटिव है कि नहीं है वो बतलाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है डेरिवेटिव। तो मतलब इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, dy बाई डी एक्स की इक्वल होती है। अब ये वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं है वो हमें ये चीज समझाता है, ये उसका बेसिक मतलब हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहलाया ये चीज। ठीक है, तो कोई भी बस, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सब चीज लिख दिया मैंने बोर्ड पे, यही चीज लिखा हुआ है बुक में सारा जगह। अगर आपको जानना हो, हाँ बोलो। सर वो जो लास्ट में लिखे है f इक्वल टू x प्लस डेल्टा x इन ब्रैकेट फिर माइनस y है, तो सर यहाँ पे तो सर f इक्वल टू x है। कहाँ पे, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स था तो वहाँ पे एफ एक्स भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पुट कर दो एफ एक्स, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको दिक्कत है, एक ही बात है बाबू, एफ एक्स लिखो या y लिखो एक ही बात है, आप वो भी पुट कर सकते थे। मुझे देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने उसको लेकर रखा था y। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे क्या रहेगा बुक में, द गिवन बिलो आर द सम एलिमेंट्री फॉर्मूला। अब कहता है कि ये चीज डेफिनेशन कहलाता है, किसी भी लिमिट को या कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव है या नहीं है, ये उसका डेफिनेशन कहलाता है। अब इसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले बना दिए गए हैं,
ये तो डेरिवेटिव समझने का तरीका होगा कि डेरिवेटिव है कि नहीं है या पॉसिबल है कि नहीं है। अब कहता है द एलिमेंट्री फॉर्मूला और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसके कुछ एलिमेंट्री फॉर्मूले हैं, वो क्या क्या हैं। इन दीज यू एक्स एंड वी एक्स आर रिप्रेजेंट द आर्बिट्री फंक्शन ऑफ एक्स। मान लीजिए हमारे पास कुछ आर्बिट्री फंक्शन है, जिसको बोल रहे हैं आर्बिट्री फंक्शन का मतलब, आर्बिट्री मतलब माने गए फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन यानी हम कहेंगे u ऑफ x एंड कॉमा v ऑफ x है। बोलता है कि u कोई फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। अभी शुरू किससे किया था मैंने, y इक्वल टू fx शुरू किया था। अब क्या बोल रहा हूं मैं, ये y की वैल्यू क्या है, ux हो सकती है, या y की वैल्यू क्या हो सकती है, vx हो सकती है। और vx और ux को मैं बोल रहा हूँ आर्बिट्री फंक्शन है, मतलब कि कोई और वेरिएबल है, कुछ और फंक्शन है, उनकी बात हो रही है। तो कहता है हाँ, एंड a एंड b इज द डिनोटेड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ x। और मान लीजिए a और b जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, a एंड b आर कांस्टेंट क्वांटिटी, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये दोनों भी फॉर्मूले में प्रेजेंट हो, तो उस केस में फॉर्मूला क्या क्या होगा, अब उसको लिस्ट आउट कर रहा हूं। द डेरिवेटिव ऑफ सम कॉमन फंक्शन आर लिस्टेड हियर। ठीक है, किसी को सर ए कोई बी कहाँ पूछना से है अभी तक, क्या आ गया ए बी सर, सर यू कहाँ और से आ बी गया? कहाँ से आए, ये यू और नहीं बी सर, क्या है, मैंने एक नया, क्या बोलना चाह रहे हैं। ए ए और बी मैंने कहा है कोई कांस्टेंट का मैं इस्तेमाल करूंगा अपने फॉर्मूले में, तो मैंने पहले से बता दिया कि ए और बी क्या है, एक कांस्टेंट है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो मैंने लिख ओके दिया यहाँ पे फॉर सेफ साइड। ठीक है, ठीक है तब। बता, इतना आसान था। जिसको इतना समझा दिया मैंने, तो समझो आधा गंगा स्नान हो गया मेरा, आखिरी छोटा बचा है। अब सीरीज लिख रहा हूं मैं, जो फॉर्मूले हैं वो लिस्टेड लिख रहा हूं, इनको आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन में काम आएगी। अगर आप आज की क्लास में करने के बाद आप चाहें तो क्वेश्चंस लगा सकते हैं चैप्टर नंबर 13 के। अब बता दूंगा कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग ना, एलिमेंट्री कैलकुलस फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है मेरा डी ऑफ ए इंटू यू अपॉन का dx होने पर, अब ये कैसा लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है dx। ठीक है, तो बोलता है a क्या है मेरा, आर्बिट्री कांस्टेंट है, या बोले हैं हम लोग इट इज अ कांस्टेंट, बस कांस्टेंट बोलो या बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलो। तो बोलता है a क्या है, a के साथ u है, और u कैसा चीज है, तो बोलेंगे u जो है फंक्शन ऑफ x है। ये कैसा नंबर हुआ, जैसे हम लोग पढ़े ना अभी y के तौर पे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x पढ़ा था, उसी मुताबिक अब दे रखा है कि y जो है fx ना देकर के अब दे रखा है कोई ux है, मतलब वो भी कुछ तरह का फंक्शन है जो कि x पे डिपेंडिंग है, उसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, तो a कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए, किसके अंदर से, ब्रैकेट में से बाहर आ जाएगा, और इसको लिखिए du अपॉन का dx। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जब दो चीज आपस में मल्टीप्लाई है, जहां एक चीज कांस्टेंट है, दूसरा चीज x का वेरिएबल है, मतलब x पे डिपेंडिंग है, तो हम u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और जो कांस्टेंट पार्ट होगा उसको हम लोग बाहर लिख देंगे। अगर मैं इसको एग्जांपल समझाऊं तो ये इसकी बात हो रही है, जैसे मान लीजिए u ऑफ x दे रखा है हमारा 3x है, तो बोलता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो d ऑफ u ऑफ x क्या लिखूंगा मैं, ds करने पे, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो देखो 3 इंटू एक्स अपॉन dx। ये 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d ऑफ dx अपॉन का dx, क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि dx को dx इक्वल है वो कट जाता है, तो वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है। आया समझ में, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट को यस बाहर सर। निकाल देते हैं। बस हाँ, और अगर x में 1 है और नीचे dx हो तो सिर्फ dx को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, यही वो एग्जाम्पल बतलाना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, और इसके साथ एग्जाम्पल भी याद हो तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है बात, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, ठीक है।
अच्छा रुक जाओ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ x क्या है मेरा, y का फंक्शन x है, और कभी कभी बोलता है कि x जो है वो किसी t का फंक्शन होगा, दूसरे किसी फंक्शन का, तो क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। वैसे वो अगला चीज है, समझ लो इसी स्टेज पे। अभी आंसर तो मेरा क्या बन गया 1। अगर इसी क्वेश्चन में कहा रहा होता कि अगर ये फंक्शन x जो है वो t का फंक्शन है, इस तरीके से मान लो ये होता है, मान लो p ऑफ t, x जो है वो t का फंक्शन है, तो इसमें क्या आता है चेंज, तो वो भी समझ लेते हैं यहीं पे। इसमें बताना नहीं चाह रहा हूँ ये चीज, कि किससे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, फिर नहीं होना चाहिए कंफ्यूज। देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि x जो है वो t का फंक्शन है, तो क्या लिखूंगा मैं, du अपॉन का dx को लिख सकता हूं मैं d ऑफ u अपॉन का dt इंटू dx अपॉन का dt, सॉरी du अपॉन का dx इंटू dx अपॉन का dt। इसका क्या मतलब हुआ, इसको एक्चुअली में कहते हैं हम लोग चेन प्रॉपर्टी है, मतलब कि u अपॉन x होगा, क्योंकि u किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, लेकिन x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो x को अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको t नीचे ले आना पड़ेगा। आया बात समझ में? लेकिन सर यहाँ पे तो dt तो है नहीं, आपने dt कहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे dt होगा। बात समझ में आ रही है? यानी du अपॉन dt तब होगा जब हमें du अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो u du अपॉन dx ही होगा। लेकिन जो हमारा x है वो t का फंक्शन है, तो उसको बोलेंगे हम लोग dx अपॉन dt लेंगे। क्यों? क्योंकि x जो है वो t डिपेंडिंग है, और शुरुआत में क्वेश्चन में लिखा रहेगा हमेशा du अपॉन dt। और मैं t इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर, जहाँ पे मोशन तभी पॉसिबल है जब कोई टाइम होगा। तो यहाँ पे t मतलब टाइम को इंडिकेट कर रहा है, कोई और पैरामीटर नहीं है। तो जब भी वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको du अपॉन dx, यानी ऐसे, फिर उसको चैन रूल में dx अपॉन dt कर सकते हैं। अगर आया समझ में तो ठीक है, नहीं आया तो हम क्वेश्चन में वहां समझा देंगे उस चीज को, रहने दो उस चीज को, नहीं तो जो चीज थोड़ा सा बियॉन्ड है सिलेबस, ये चीज समझ में आया ना, इतना से मेरा काम चल जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी सर ये अब कहता है सर हाँ dx से क्या है वो, हाँ सर du by dx, हाँ du by dx क्या करूं, सर वो जो अभी आप लिखे थे du by dx इक्वल टू, सर वो मतलब लेना पड़ेगा वैसे। मैंने कहा ना जब आएगा उस केस में वहां मैं समझा दूंगा उस चीज को। अभी फिलहाल के लिए जितना बस समझने लायक है वही चीज समझिए, जहाँ ज्यादा ज्यादा एडवांस चीज पूछेगा ना तो वहां मैं अपने आप को बुद्धि लगा दूंगा, वहां पे चीजें रिजॉल्व हो जाएगी। उसको रहने दीजिए अभी, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए हमें पूरा चैन रूल समझना पड़ेगा, चैन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उस पर बेस्ड है वो चीज। तो अब उतना मैं समझाने के मूड में नहीं हूँ अभी, मैं चाहे जितना जरूरत का चीज है उतना ही फॉलो करूँ, मुझे पूरा डिफरेंशिएशन समझाना नहीं है, मुझे बस आपको फॉर्मूला का इस्तेमाल करवाना सिखा देना है बस। फॉर्मूला का इस्तेमाल ऐसे होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब कहता है u इंटू वी, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के साथ। अगर जरूरत पड़ेगा तो उस सेक्शन को मैं कटवा भी दूंगा बुक में, बोलूंगा अभी इसको मत पढ़ो, उसको मैं बोलूंगा क्रॉस कर दो। और करवाना चाहते हो कुछ लोग तो ये करवा लीजिए, इस क्वेश्चन को अभी क्रॉस कर दीजिए, ये वाला प्रॉपर्टी को फर्स्ट पेज पे ही जाइए, राइट साइड में जो दे रखा है उसको क्रॉस कर दीजिए, ये वाला क्वेश्चन को, यहाँ पे जो दे रखा है du अपॉन dt वाले टर्म को क्रॉस कर दीजिए। जब मैं पढ़ा दूंगा Yes. तब बोलूंगा उसको फिर मिटा लेना, पेंसिल से मिटा दीजिए, पेंसिल से भी क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग अगले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एडवांस है, उतना एडवांस होने की जरूरत क्या है, हमें तो बस मैथमेटिक्स समझना है ना, इतना से काम हो जाएगा हमारा। अब कहता है प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2, डी ऑफ u इंटू वी है, अपॉन का dx है। तो क्या कहता हूं मैं, u और v कैसा है, फंक्शन है x का, मैंने पहले ही कह रखा है कि u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, कोई और फंक्शन मत इन्वॉल्व करना, बस x और v याद रखो। तो u x का फंक्शन और v x का फंक्शन, दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंशिएट करना है साथ में। तो बोलते हैं u को छोड़ दो एक बार, v का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन आता है, फिर v को छोड़ दो और u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बोलोगे सर दो बार डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन x के हैं,
तो दोनों को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एट ए टाइम एक ही को कर सकते हैं हम लोग, दोनों को साथ साथ नहीं कर सकते। तो बोलता है एक को छोड़ दो, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ो, फिर पहले को डिफरेंशिएट करो। आया समझ में? बस Yes, इतना sir. याद रखना है हमें। हाँ, बस हमें इतना याद रखना है। अब इस पे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं, क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देना जरूरी है ना, ताकि चीजें ज्यादा समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देना जरूरी है। मान लीजिए y इक्वल टू दे रखा हो आपको x के पावर में 5 है, और क्या होना चाहिए, x के पावर में 3 मान लो, क्योंकि दोनों फंक्शन मैंने क्या बोला, u का और x का फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन x का ही होना चाहिए। तो इसको मान लेते हैं हम लोग u, इसको मान लेते हैं v, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका लिखूंगा d ऑफ u इंटू v अपॉन का dx। इसका मतलब क्या हुआ, d ऑफ x के पावर में 5 इंटू x के पावर में 3 अपॉन का dx। अब मैंने पावर दे दिया है, ये तो मैंने पढ़ा नहीं कि पावर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अभी 2 मिनट रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या करूंगा, इसको मैं बोल रहा हूँ u, इसको बोल रहा हूँ v, तो एक को छोड़ना है, x के पावर में 5 को छोड़ दो, x के पावर में 3 का डिफरेंशिएशन, तो लिखूंगा d ऑफ x के पावर में 3 अपॉन का dx प्लस, अब x के पावर में 3 को डिफरेंशिएट करना है, इसको छोड़ देना है, सॉरी उल्टा बोल दिया, x के पावर में 3 को छोड़ दो और d ऑफ x के पावर में 5 का डिफरेंशिएशन। यही चीज मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिखा है, वही चीज ये फॉर्मूला एग्जाम्पल बतला रहा है। आया समझ में? Yes. कोई दिक्कत? ठीक है, 1 मिनट दे दो हमको बस, एक बार हम आए 1 मिनट में। इंटरनेट बचा के रखो, काम आएगा। सुंदर भाग गया, इसी का ही तरह अपना है, मौका देके भाग जाता है। ठीक है, तो हमने ये जब डिस्कस कर लिया था यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि आज ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद, फॉर्मूले पढ़ाने के बाद, इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। कहने का मतलब है कि इसको कर लेने के बाद क्वेश्चंस बगैर किए आपको समझ में नहीं आ पाएगा फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसको पढ़ाने के बाद मेरा क्वेश्चन बुक तो लगाने ही लगाने हैं एनसीईआरटी के। सर क्वेश्चन सब बता दीजिएगा कौन सा करना है। हाँ बता दूंगा, मैं बता दूंगा। तो मैं प्रॉपर्टी 2 बता दिया, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ये क्या कहता है कि डी यू अपॉन का डी वी है, और इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, और u किसका फंक्शन है, तो बोलेंगे हमारा u जो है फंक्शन ऑफ x है, और v किसका फंक्शन है, तो बोलेंगे v फंक्शन ऑफ x है। तो उस केस में बोलेंगे डिफरेंशिएट करना है u को और v को। हाँ पुष्पेंद्र। सर ये कंपलसरी है ना कि u और v x का ही फंक्शन होगा? हाँ, ये जितना फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ x का ही फंक्शन है। इन केस अगर ये x का फंक्शन नहीं हुआ तो t का होगा फंक्शन, t का नहीं हुआ तो ये p का हो सकता है, p का नहीं होगा तो a का हो सकता है, मतलब x a b c d में से किसी का फंक्शन होगा जरूर। सर हम जितने x भी मान हम के लोग चलते हैं। हाँ ये समझो ना कि हम लोग जो भी फंक्शन पढ़ते हैं ना y इक्वल टू एक्स क्यू ही देखते हैं हम लोग, कभी y इक्वल टू जेड क्यू भी देखे हैं, तो जेड क्यू केस में हमें यहाँ पे z लिखेंगे, तो यहाँ z लिखेंगे, यहाँ z लिखेंगे, तब यहाँ बदल जाएगा वो चीज। फिर क्लियर है, जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है हमें, ध्यान रखना। समझ और रहे, x का लेटर फंक्शन है, वेरिएबल है। मतलब फंक्शन वेरिएबल हो सकता है ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में जेड क्यू है, मान लीजिए कोई फंक्शन में दे रखा है जेड क्यू है, अब एक जैसा नहीं ना है दोनों चीज, अब दोनों एक साथ नहीं पूछ सकता है, वो पूछेगा तो कोई एक ही बार में एक ही कोई पूछेगा, या तो ये या तो ये, तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है सर। सर कांस्टेंट हाँ में बोलो u बेसिक। भी, क्या कांस्टेंट में सर u भी लेना होगा? जरूरी नहीं है, ये बुक ने बना रखा है यू और वी, इसलिए यू और वी हम लोग, और बाकी टेक्स्ट बुक में यू और वी ही देखा गया है, बस रिमेम्बर करने के लिए यू और वी कह रहे हैं, 2 फंक्शन जरूरत पड़ी थी इसलिए यू और वी। आपको अगर कोई और मानो तो लीजिए, लेकिन टेक्स्ट बुक सब में यही यू और वी कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन इस पे यू और वी पे बेस नहीं आएगी, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, बस हमें याद रखना है यू और वी के टर्म में। यस। क्लियर है? ठीक है, अच्छा लग रहा है तुम लोग का ये डाउट देख रहा हूँ ना, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये सब डाउट भी बताने पड़ेंगे, सर यू और वी अलग अलग फंक्शन भी हो सकता है क्या? अच्छी बात है, एकदम टू द ग्राउंड, हर एक चीज को होना चाहिए क्लियर।
यू और वी में भी डाउट हो सकता है कि यू और वी में क्या फंक्शन है। अच्छा देखते हैं। अब बोल रहे यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, वी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। अब बोल रहा है कि यू को वी के साथ डिफ्रेंशिएट करना है, यू को वी के साथ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यू है एक्स का फंक्शन और वी भी एक्स का फंक्शन है, यानी डिफ्रेंशिएट तब हो पाएगी ना जब वो फंक्शन बीच में डिफ्रेंशिएट हो। जैसे कहने का मतलब है अगर y इक्वल टू एक्स क्यू है तो हम इसको dy बाई डी एक्स ही तो करेंगे, इसको थोड़ी ना कह देंगे कि dy बाई डी वी कर देंगे। जिसका जो फंक्शन होगा उसको इसमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका फंक्शन x का है तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसको लिखेंगे du अपॉन का dx। आया बात समझ में? तो सर ये x कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं है, इसको हटा लेते हैं हम लोग। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, dv अपॉन का dx। ये dx ds कट जाएगा, आंसर आ जाएगा du अपॉन dv। क्लियर है बात? तो सर अपने मन से आप लगा सकते हैं कोई भी फंक्शन, हाँ हम लगा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर अपने मन से इसको चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। जैसे कि अगर u मान लीजिए z का फंक्शन हुआ और v किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, तो सर बोलेगा अगर du अपॉन dv निकालने के लिए तो क्या बोलूंगा मैं, सर du अपॉन का dz लीजिए और अपॉन dv अपॉन का dz लीजिए। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि ये कट सकता है, du अपॉन का dz और ये जो dz है ऊपर चला जाएगा और ये जो dv है वो नीचे आएगा, तो dz से dz कैंसिल हो सकता है ना। बात समझ रहे हो बात को? तो अगर du अपॉन dz है, या इस dz को ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर नीचे लिखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, अगर ऊपर लिखोगे तो भी यही होगा, काम वही होना है जो उसको करना है, और कैंसिल होने में ही कैंसिल हो सकता है। तो आंसर जो शुरू किया था वही मिल गया और जो हमें चाहिए था वो भी मिल गया। चाहे ऐसे लिखा हो तो भी पॉसिबल है, ऐसे लिखा हो तो भी पॉसिबल है। कोई डाउट है इसमें तो बता दो आप कोई। नहीं सर। बढ़े आगे। हाँ सर। यस सर। एक और प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था, प्रॉपर्टी नंबर 4 बता रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है अगर मेरा फंक्शन इस तरीके से हो, u अपॉन वी हो और नीचे में dx हो। सही है बोल रहा हूं मैं? हाँ सही बोल रहा हूँ। अब क्या है इसमें खासियत, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मेरा शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला था d इंटू यू भी था। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के मुताबिक इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें u और v फंक्शन प्रोडक्ट के तौर पे होती हैं। इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम लोग डिवीजन रूल। क्या बोलते हैं इसको? डिवीजन रूल। इसको किसने दिया है तो बोलते हैं साइंटिस्ट का नाम है लेबनिज डिवीजन रूल, लेबनिज प्रोडक्ट रूल। बहुत फेमस फॉर्मूला है दोनों के दोनों। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने 2 मिनट पहले लिखा था, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये लेबनिज का फॉर्मूला न्यूटन को जरूरत पड़ा था अपने डेरिवेशन को करने में, तो इसलिए हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं पूरे 11 12 मिला करके। और किसने दिया था? लेबनिज ने दिया था। किसके मदद के लिए? न्यूटन की मदद के लिए। तो इसको बोलते हैं लेबनिज प्रोडक्ट रूल एंड लेबनिज डिवीजन रूल। इसका वैल्यू क्या आता है तो बोलते हैं, अब इसको सुनना ट्रिक के मुताबिक, ऊपर वाला कैसा फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड फंक्शन। तो यू को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन में, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन है, और वी को बोलते हैं सेकंड फंक्शन। सर अभी तो आप कहें इसको ux बोलते हैं, इसको vx बोलते हैं। हाँ मैं नाम इसको ऐसे इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं इसको ट्रिक में तुमको याद करा सकूं। तो u को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, v को बोलते हैं सेकंड फंक्शन। तो क्या बोलूंगा फॉर्मूला में क्या आया? नीचे वाले को छोड़ दिया, क्या बोलते हैं? सेकंड फंक्शन को छोड़ दो। क्या बोलते हैं? सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखूंगा? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी यू अपॉन का डी एक्स माइनस, अब बोलता है सेकंड फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये बोलते हैं डीवी अपॉन का डी एक्स। फिर से सुनना सर बीच में माइनस लिखे आप? हाँ माइनस लिया है। एक चीज में ठीक है मिस्टेक है, क्या है मिस्टेक? क्या है मिस्टेक इसमें? मैंने लिखा है कि जब u अपॉन v हो ना, जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हो और दोनों x पे डिपेंडिंग वेरिएबल हो, तो बोलेंगे उनको डिफरेंशिएट का तरीका नीचे वाले का होल स्क्वायर बोलते हैं। क्या मैंने मिस्टेक किया? नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ दिया
ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx माइनस फिर ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं लेबनीज डिवीजन रूल, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेबनीज प्रोडक्ट रूल। गूगल में सर्च करके देखना, सही नाम प्रोनाउंसिएट करके बताएगा तुमको। प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवीजन रूल इसलिए क्योंकि दोनों डिवीजन में हो रहे हैं। याद रहेगा ये बात? हाँ सर। ठीक, जितने प्रॉपर्टी थे मैंने बेसिक बता दिया है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उनको याद रखना है हमें, बस बता रहा हूँ इस चीज को। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट में है फर्स्ट नंबर, क्या लिख दूंगा हेडिंग में, ये है मेरा कैलकुलस के स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर डिफरेंशिएशन एडजस्ट कर लेना। अब कहता है इसमें पहला है हमारा d ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब से बोलेंगे सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है? हाँ होता है। कितना आता है? कॉस एक्स के बराबर आता है। दूसरा है d ऑफ कॉस एक्स, कितना होता है? माइनस का साइन एक्स के इक्वल होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? d ऑफ साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन की बारी, तो d ऑफ टेन एक्स कितना होता है? dx के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स होता है। सर कहाँ से ये वैल्यू लिख रहे हैं? अपने मन से लिख रहे हैं आप क्या? नहीं, ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ड्राइव किया गया, फॉर्मूला निकाला गया है। हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि यही क्यों होता है, ये कुछ और क्यों नहीं होता है। तो ये हमसे मत पूछ बैठना कि ये वैल्यू यही कहाँ से आप लिख रहे हैं, अपने मन से आप कुछ बोल रहे हैं। जो है वही बता रहा हूँ। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी d ऑफ कॉट एक्स अपॉन डी एक्स वैल्यू होती है माइनस का कॉस एक स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5 में d ऑफ सेक एक्स अपॉन का dx क्या होता है? 10x इंटू का सेक एक्स, 10x इंटू का सेक एक्स। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 6 d ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स वाह अपॉन का dx कितना आता है? माइनस का कॉट एक्स इंटू का कॉसेक एक्स। ठीक है, हो गया। ये 6 प्रॉपर्टी हैं जो हमें याद रखने हैं। और भी कुछ है एक दो, लेकिन उसको लिखूंगा फिर इसको मिटाऊंगा तब। अब इसमें क्या आपको याद कैसे रखना है? तो बोलते हैं साइन का डिफरेंशिएशन होता है तो कॉस आता है। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा लेने पे कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो बड़ा याद आसान है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। तो पूछेंगे क्यों होता है, तो हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होती है? कॉस होती है। यानी साइन का अल्टरनेटिव क्या होता है? हमेशा कॉस ही होता है। तो इसलिए साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस आया है। ये चीज याद हो सकता है हम लोग को। कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? माइनस साइन आती है। अब माइनस क्यों आएगी? तो बोलो यार कॉस को कर रहे हैं तो साइन आएगी तो आएगी, लेकिन साइन में माइनस साइन भी आती है, उल्टा है तो माइनस साइन आती है, याद रखना है। 10x का डिफरेंस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस साइन आएगा। सेक एक्स का होता है ये, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है ये। अब कुछ फॉर्मूले को मेरे पास ट्रिक्स तो है कि कैसे आए हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन उसके कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो बताता हूँ बेसिक क्या चीजें हैं। जैसे अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करके ये बतलाना है कि कैसे आया, इसका रीजन मेरे पास है। अब जैसे कि मैं लिखता हूँ d ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स है अपॉन का dx है, तो पावर पहले मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ही है क्या? इसको ऐसे लिख दो ना, d ऑफ कॉसेक एक्स इंटू का कॉसेक एक्स अपॉन का dx। मतलब मैंने स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ दिया, कॉसेक एक्स एक बार, फिर कॉसेक एक्स दूसरी बार, फिर इसमें लगा दूंगा मैं u इंटू वी का फॉर्मूला। तो ये है u, ये है v। तो सर अगर दोनों u इक्वल ही है तो इतना घुमा क्यों रहे हो? शॉर्टकट लगा दो ना, कोई फॉर्मूला है तो लगा दो फॉर्मूला।
शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है पहले बता दूं, फॉर्मूला क्या है वो, इसको बुक में दे रखा है, याद कीजिएगा इस चीज को, प्रैक्टिस करोगे याद हो ही जाएगा। ठीक है सर, कोई बड़ा चीज ठीक है, नहीं है। हाँ लेकिन अब जो बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ वो बता दे रहा हूँ। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, किसकी है, डिफरेंशिएशन की ही है, लेकिन बहुत नॉर्मल है, आसान है, समझने लायक है। पहला क्या है, डी ऑफ यू के पावर में n है अपॉन डी एक्स हो, u किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो क्या करते हैं हम लोग, n इंटू यू की पावर में n माइनस वन इंटू डी यू अपॉन का डी एक्स। मतलब जब भी कोई फंक्शन u हो जो कि x का फंक्शन है, तो u के पावर में जो नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में एक माइनस कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन रूल। डिफरेंशिएशन रूल है। एग्जाम्पल क्या होगा इसके ऊपर में, तो बोलूंगा मान लीजिए u क्या है, u क्या है मेरा फंक्शन ऑफ x, कैसा हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, डिफरेंशिएट करो तो डी यू अपॉन का डी एक्स क्या आएगा वैल्यू, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर में पावर मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू का एक्स के पावर में 2 माइनस का 1, फॉर्मूला लग रहा है। और डी यू अपॉन डी एक्स है, तो यू क्या था मेरा, एक्स था, तो पुट कर देता हूँ डी एक्स अपॉन का डी एक्स, वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू एक्स के पावर में 1, आंसर आया समझ में। अगर सर यहाँ पावर 3 होता तो क्या करते, 3 इंटू का 3 के पावर में माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ध्यान रखना पावर माइनस एक्स के साथ ही हो रहा है, एक्स को बस डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पावर को डिफरेंशिएट मत कर बैठना, यानी कि ये मत सोच बैठना कि 2 इंटू का एक्स के पावर में 2 माइनस का 1 इंटू फिर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स कर बैठना, ये मत सोच बैठना कि फिर इसको ही डिफरेंशिएट करना ना, सिर्फ अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना होता है, पावर को एक ही बार करना होता है डिफरेंशिएशन। आया बात समझ में। हाँ यस सर। सर। ठीक, इसी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन आधारित है, और एक्चुअली में इसने प्रूफ कैसे किया मुझे तो वो भी याद नहीं आ रहा है, कैसे किया होगा प्रूफ, फिलहाल इसको याद रखो ऐसे, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना क्वेश्चन दरमियान तो इसको मैं कल इसको बता दूंगा कि कैसे इसने प्रूफ किया इस फॉर्मूला को। लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि इन सबको से ही बना है, मतलब इनमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा सेक स्क्वायर एक्स होता तो क्या करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स, डी ऑफ सेक एक्स अपॉन सी एक्स। इसी क्वेश्चन में अगर हम चाहते इसको अप्लाई करना तो ज्यादा एडवांस हो जाता क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता तो डिफरेंशिएट करते dy अपॉन dx को, तो फॉर्मूला बनता 2 इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन d ऑफ सेक एक्स अपॉन का dx, वैल्यू क्या आती 2 सेक एक्स इंटू का सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 10x इंटू सेक एक्स, तो इसको पुट करते हैं 10x इंटू का सेक एक्स। थोड़ा सा जब हम लोग अप्लाई करेंगे वहां पे सीखेंगे, अभी अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम लोग फिर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। टाइम हो गया, बस आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको बता के रोक दूंगा, थ्योरी को आज नहीं रखूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, 5 मिनट और। आखिरी जो फॉर्मूला बचा है, फॉर्मूला नंबर 2 है, कहता है डी ऑफ ln u अपॉन का dx है, ln u का मतलब log टू दी बेस e है और u का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन u, हाँ 1 अपॉन u आती है। ध्यान देना जब भी log में फंक्शन बेस e हो और u हो तो डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू जो अंदर होता है उसको बस 1 बाई करके लिखते हैं, मतलब 1 बाई u लिख देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और होता जैसे कि एक्स स्क्वायर होता तो क्या आता आंसर एक्स स्क्वायर आता। यहाँ मान लो अगर यहाँ पे y होता, अभी ये u का फंक्शन इसलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, और इसको बाद में dx अपॉन का dx करना पड़ता। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर था पिछले केस में तो इसको लिखना पड़ा dx अपॉन dx करते। अगर मान लो यहाँ पे होता dy होती तो क्या करता 1 अपॉन y होता वैल्यू, और इसको लिखता dy अपॉन dx लिखता, क्योंकि y जरूरी नहीं x का फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएट कर लेंगे उसको अलग से। अगर यहाँ पे मान लो कोई अलग कोई वैल्यू है, आगे समझ में बात सबको, सर अल्फा होगा तो भी 1 बाय अल्फा इंटू डी अल्फा अपन अल्फा, डी अल्फा अपन डी एक्स। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो उस केस में वैल्यू 0 होती है। अगला प्रॉपर्टी वही लिखूंगा मैं अभी, फिलहाल के लिए यहाँ पे u है तो डी यू अपन डी एक्स लिख रहा हूँ और डिफरेंशिएट करूंगा डी यू अपन डी एक्स को, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो सिर्फ लिखा है डी यू अपन डी एक्स में 1 अपन यू हो इंटू लिखना चाहिए, इसको डी यू अपन का डी एक्स लिखना चाहिए, नहीं लिखा है बुक में, गलती किया है। अब एनसीईआरटी गलती किया हो ताजुब होता है, लेकिन होना चाहिए ये चीज 100%।
अब कुछ उसके पीछे कोई रीजन है तो पता नहीं, लेकिन ये बात सच है। आगे है डी ऑफ ई की पावर में एक्स हो अपॉन डी एक्स हो तो वैल्यू क्या आती है, ई की पावर में एक्स होती है। ठीक है, मतलब ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होती, तो जो अंदर होता है वही बाहर होता है? कोई चेंज नहीं होती इसमें। सर ये भी ई के बड़ी पावर में इंपॉर्टेंट एक्स है, है ये ना? तक ई की पावर में एक्स है, पावर में सॉरी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब जब मैं कल मिलूंगा इनके ऊपर क्वेश्चन करवा दूंगा, उनको समझा दूंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो आज कुछ मत कीजिएगा प्रैक्टिस, बस इस फॉर्मूले को रिकॉल कीजिएगा, जो मैंने डेरिवेशन समझाया है उसको रिवाइज कीजिए। ओके ऋषिकेश।